ईयर में आता है 11-12 में, ये ईयर खत्म होगा 31/3/12, 31/3/12, यहां से 5 इयर्स, यहां से 5 इयर्स मींस कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड अप टू दिस डेट। अगर कंस्ट्रक्शन इस डेट तक कंप्लीट होती है, अगर कंस्ट्रक्शन इस डेट तक कंप्लीट होती है, तब हम आपको ये वाला केस मानेंगे, और इस वाले केस में जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो 2 लाख का है। अगर इनमें से कोई बात भी पूरी नहीं होती, देन मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 30,000, देन मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 30,000, मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 होगी। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया रिपेयर रेनोवेशन के लिए, या आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मान लीजिए 5 साल से अधिक लग जाता है, या आपने लोन 1499 से पहले का ले रखा है, देन मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 30,000, अदरवाइज 2 lakhs, एंड दिस इज फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ओनली। अब ऊपर लेके चलता हूं, एक आदमी के पास 2 या 3 घर हैं, 3 घर एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। इनकम टैक्स वाला बोलता है ये जो फॉर्मेट है ये आपको सिर्फ 2 घर के लिए मिलेंगे। अगर आपके पास 3 घर हैं तो जो थर्ड वो आपका डीम टू बी लेट आउट कहलाएगा, और उसकी इनकम वैसे निकालेंगे जैसे लेट आउट फॉर्मेट से आती है। मान लीजिए मेरे पास 3 घर हैं, एक दिल्ली में, एक मुंबई में, एक नोएडा में, और तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब या तो उस घर में मैं रहता हूं, या वो मेरे पोजेशन में, मेरे कब्जे में है, चाबी मेरे पास है। तो इन 3 घर में से 2 घर की इनकम सेल्फ ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग निकलेगी, और एक घर डीम टू बी लेट आउट कहलाएगा। अब ये कौन सा होगा, ये मेरी चॉइस है। इसके अंदर मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाता हूं। जिस घर की सबसे कम इनकम आएगी वो मैं डीम टू बी लेट आउट डिक्लेयर कर दूंगा, और बाकी 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लूंगा। आगे लेके चलता हूं। पार्टली, पार्टली में 2 केस हो सकते हैं, एक होता है पोर्शन और एक होता है पीरियड। अब इसमें फर्क है, सुनिएगा मेरी बात। एक होता है पोर्शन और एक होता है पीरियड। डिफरेंस क्या है सुनिए। पोर्शन, ये घर है, ये वाला हिस्सा लेट आउट है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है। पीरियड में क्या होता है, ये घर है 6 मंथ्स लेट आउट, 6 मंथ्स सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसे अगर हम बात करें पोर्शन की, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज स्पेसिफिक गिवन होगी। मान लीजिए लेट से ये 70% है और ये 30% है। आप पता है क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में जो भी फिगर्स हैं उसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, 70-30। अब ये 2 क्वेश्चन बन गए, सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह सॉल्व करना है और लेट आउट को लेट आउट की तरह सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चंस और दोनों को अलग अलग ढंग से सॉल्व करना है, 30-70। अगर ये केस होता है तो इस केस में आपको जो सॉल्व करना है वो लेट आउट की तरह करना है, वो आपको लेट आउट की तरह करना है। और एक बात बताता हूं, सारी चीजें 1 साल की लेंगे, सिर्फ एक्चुअल रेंट लेट आउट ड्यूरेशन का लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सिर्फ इस केस के अंदर अगर आपको फेयर रेंट नहीं दे रखा, फेयर रेंट, तो आप एक्चुअल रेंट के बराबर मानो। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताइए। आप जरा मेरे साथ कनेक्ट होइए, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ये एक हाउस है, 8 मंथ्स लेट आउट, 4 मंथ सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट। अब यहां पे हमें दे रखा है फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, रेंट, एक्चुअल रेंट। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये सारी की सारी चीजें हमें पर मंथ दे रखी हैं। पर मंथ 20,000, 14,000, 25,000, 22,000। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी जीएबी। जरा मेरी बात ध्यान से देखिएगा। स्टेप वन, फेयर और म्युनिसिपल इनमें जो भी ज्यादा है, ज्यादा क्या है, 20,000। 20 और 25 जो भी कम है, 20 और 25 जो भी कम है, कम क्या है, 20,000। 12 स्टेप 2 पर आएगा 22,000 इंटू 8, जो भी ज्यादा है विल बिकम द जीएबी, जो भी ज्यादा है विल बिकम द जीएबी। अब मैं आपको यहां पे लेके चल रहा हूं, आप देखिएगा मेरी बात। आपको फेयर रेंट नहीं दे रखा, 14,000 ये गिवन है, 25,000 ये गिवन है, और 22,000 ये गिवन है। अगर आपको फेयर ना दे तो आप फेयर रेंट को एक्चुअल के बराबर ही मानोगे, आप फेयर रेंट को एक्चुअल के बराबर ही मानोगे, फेयर रेंट को एक्चुअल के बराबर ही मानोगे, यहां से आंसर आएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल करा देता हूं। मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं दे रखा और सिंपली बोला 15,000 पर मंथ, लेट आउट 1 महीना और सेल्फ ऑक्यूपाइड 11 महीने। आप क्या कर लोगे, 1 महीने के लिए लेट आउट है, 11 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो इसको आप लेट आउट मान के चलोगे। स्टेप 1 पर फेयर रेंट, यही फेयर रेंट है,
उसको म्युनिसिपल वैल्यू से कंपेयर करोगे वो है ही नहीं, स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे वो है ही नहीं, तो आपके स्टेप 1 पे जो आंसर आएगा वो 15,000 इंटू 12 आएगा, स्टेप 2 पर आएगा 15,000 इंटू 1 और जीएबी आ जाएगी 1,80,000, जीएबी विल बी 1,80,000, राइट। आपको आगे लेके चलूंगा और एक लास्ट पॉइंट इस टॉपिक का बताऊंगा और फिर इस टॉपिक को कंक्लूड कर रहा हूं, और वो है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और अरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड। मान लीजिए आपका कोई रेंट रिसीव हुआ है अब, जो पीछे डूब गया था, या आपने बैक डेट से रेंट बढ़ाया है तो आपको डिफरेंस रिसीव हुआ है, तो जो भी आपको एरियर आता है या अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी होती है उसमें से हम 30% सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसमें से हम 30% सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो बचता है जीएवी कहलाता है। तो 30% वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, रेस्ट इज जीएवी। सपोज कीजिए हमको लास्ट 2 साल पुराना 50,000 अनरियलाइज्ड रेंट मिला है, सो विल सब्ट्रैक्ट 30,000 फ्रॉम दिस। 50,000 का 30% माइनस कर दिया, जो बचा 35,000, 35,000, वो आईएफएचपी कहलाएगा, और वो आईएफएचपी एज पर सेक्शन 25A 25A अकॉर्डिंग आएगा। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करता हूं, देखिएगा जरा। कई बार प्रॉपर्टी हम स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे रखते हैं, जैसे एक बिल्डर उसके पास 5-6 फ्लैट्स हैं जो उसने बेचने के लिए रख रखे हैं। इनकम टैक्स वाला कहता है जब तेरे को इन फ्लैट्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस साल को खत्म होने दे, वहां से 2 साल तक, वहां से 2 साल तक हम इन फ्लैट्स की इनकम निल लेंगे, लेकिन उसके बाद से फिर फ्लैट्स की इनकम निकलेगी। तो अगर स्टॉक इन ट्रेड है तो पहले 2 साल उनकी इनकम निल मानी जाती है, और 2 साल के बाद उन फ्लैट्स की इनकम निकाली जाएगी, और जैसा हमारा रूटीन फॉर्मेट होता है उसी के हिसाब से निकालेंगे। तो जितना हमें टाइम दिया गया था उसके हिसाब से हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में इतना समय लगाना ठीक था। मैं हाउस प्रॉपर्टी को ओवर कर रहा हूं, बट आपकी कुछ क्वेरीज इससे रिलेटेड है उनको जल्दी से आंसर कर देता हूं। आपके जो भी डाउट है वो मेरे से अब आप पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट रुकता हूं आपके लिए, बताइएगा जरा। एनी प्रॉब्लम, कोई आपका डाउट है तो बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। रिकवरी ऑफ अनलाइज रेंट, हार्दिक, तुमको कोई अनलाइज रेंट रिकवर होता है तो जितना भी रेंट रिकवर होता है उसमें से 30% सब्ट्रैक्ट कर देना, जो बचेगा वो आपकी इनकम है, और आपने रिकवरी पे अगर कोई खर्चा किया है, एक्सपेंस किया है, यू हैव टू इग्नोर दिस, वो आपको इग्नोर करना है। वैकेंसी, वैकेंसी में हम क्या करते हैं, स्टेप 2 पर हम एक्चुअल रेंट लिखते हैं। मान लीजिए एक साल में 12 महीने हैं, 4 मंथ्स के लिए प्रॉपर्टी वेकेंट है, तो स्टेप 2 पे वी विल टेक रेंट फॉर 8 मंथ्स ओनली, 8 मंथ्स का रेंट लिखते हैं। अब क्वेश्चन ये जीबी क्या होगा, स्टेप 1 स्टेप 2 विचएवर इज हायर, बट यहाँ पे आपको एक रूल अप्लाई करना है। अगर स्टेप 2 का आंसर इसीलिए कम है क्योंकि वैकेंसी है, तो स्टेप 2 का आंसर विल बिकम जीएबी। लेकिन वो तो वैसे भी कम है, अगर वैकेंसी नहीं होता वैसे भी कम है, तो विचएवर इज हायर हम लेंगे। स्टॉक इन ट्रेड का एग्जांपल होता है जैसे किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है और उसने उसको बेचने के लिए रख रखी है। आप कह सकते हैं जैसे डीएलएफ वगैरह होते हैं, जो बिल्डर्स हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी उन्होंने सेल करने के लिए रख रखी है। संदीप, ये बात तो तुम सीएमए में मेल करके पूछ सकते हो, भाई हमारी बुक में आपने अलग ट्रीटमेंट क्यों दिया है, जो यूनिवर्सल ट्रीटमेंट है, जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है, तो यू हैव टू राइट अ मेल टू आईसीएमआई कोलकाता कि आपने इसमें डिफरेंट ट्रीटमेंट हमें क्यों दिया है, आप पूछिए जरा उनसे। कॉम्पोजिट रेंट, कॉम्पोजिट रेंट में आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जरा मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए मैंने अपना जो फ्लैट है वो रेंट पे किया, अब उसका रेंट मैंने रखा 50,000, उसमें से 10,000 फर्नीचर का है और 10,000 लिफ्ट गार्डन का है, तो 50,000 रेंट है। मैं सेपरेट कर सकता हूं लिफ्ट सर्विसेज का कितना, एसेट्स का कितना, तो प्रॉपर्टी का जो रेंट है वो 30,000 आएगा, 30,000 आईएफएचपी में आएगा, और बाकी जो 20,000 है एसेट्स और सर्विसेज का, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स। लेकिन सपोज कीजिए मेरे को, मैंने ब्रेकअप ही नहीं दी फॉर 50,000, जिसमें प्रॉपर्टी भी इंक्लूड है, जिसमें एसेट भी इंक्लूड है, जिसमें सर्विसेज भी इंक्लूड है, देन होल 50,000 विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्स।
तो अगर आप सेपरेट कर सकते हैं देन इट इज ओके, अगर आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे एंटायर विल बी अदर सोर्स। लेकिन इसमें एक पॉइंट होता है, कई बार तो आप लेट आउट होता है वो सेपरेट नहीं कर पाते। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए मैंने अपना सिनेमा हॉल किसी और को दिया किराए पर। अब सिनेमा हॉल जब किराए पे दिया तो उसमें जो रेंट सेट किया उसमें चेयर्स का भी रेंट है, स्क्रीन का भी है, एसी का भी है, बिल्डिंग का भी है। आप देखिए यहां पर जो मैंने टेनेंसी है, मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने लेट आउट करी, उस केस में मैं एसेट्स किसी और को और बिल्डिंग किसी और को नहीं दे सकता था, मेरे को एक ही आदमी को देनी पड़ेगी। मेरे को दोनों चीजें एक ही आदमी को देनी पड़ेंगी। इस केस में मैं दो लोगों को अलग अलग चीजें लेट आउट नहीं कर सकता। तो जो भी रेंट मेरे को मिलेगा वो सारा का सारा अदर सोर्स कहलाएगा। तो आपको देखना क्या है, जो लेटिंग्स है वो सेपरेबल है कि नहीं। लेटिंग सेपरेबल है कि नहीं, मान लीजिए लेटिंग सेपरेबल है तो एसेट्स का अदर सोर्स, बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी। लेटिंग्स ही सेपरेबल नहीं है तो सारा का सारा अदर सोर्स में जाएगा। हार्दिक 5 लाख को प्रोपोर्शनेट नहीं करते क्योंकि उस केस में प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हैं, सारी चीजें 1 साल की लेते हैं, बस एक्चुअल रेंट लेट आउट ड्यूरेशन का लेते हैं। इस केस में इनकम टैक्स स्ट्रिक्ट है, अगर हम एक दिन के लिए भी प्रॉपर्टी को लेट आउट करते हैं दे ट्रीट इट एज लेट आउट फॉर होल ईयर। इशिता, इनकम फ्रॉम इम्पार्टेबल एस्टेट, एक आदमी है उसके पास जो इनकम आ रही है वो पूरी प्रॉपर्टी से आ रही है, उस प्रॉपर्टी को पार्टीशन नहीं कर सकते तो उसी को हम मान लेते हैं। कुछ बच्चे बड़ी बड़ी क्वेरीज लिख रहे हैं 5-5 6 6 लाइन की, वो हम यहाँ पे आंसर नहीं कर सकते। उसका रीजन है मैसेज बहुत फास्ट भागते हैं तो हम इतना पढ़ ही नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू वेरी प्रिसाइज, छोटा छोटा अगर आप लिखेंगे तो हम पढ़ पाएंगे। अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड को 1 साल में बेच दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो कह रहे हैं 2 साल तक भी नहीं बेचते तब भी हम उसकी वैल्यू निल लेंगे, उसके बाद फिर हम आपकी इनकम शुरू करेंगे। प्रदीप, जो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। वाह वाह आदित्य जैन भैया, तो हम तुम्हारे चरण छूना चाहते हैं। आदित्य जैन कहता है अगर 12 महीने वैकेंसी है, अबे नालायक 12 महीने वैकेंसी है तो वो लेट आउट कहां से हो गया। अगर 12 महीने वैकेंसी है तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ। ऐसा पता चला कितना पढ़ रहे हो तुम। त्रिशांत दत्ता, त्रिशांत इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको बता दिया है। प्री और पोस्ट, प्री के अंदर हम क्या करते हैं, डेट ऑफ बोरिंग से स्टार्ट करते हैं और जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है उसके पहले की 31 मार्च लेते हैं या रीपेमेंट की एक्चुअल डेट लेते हैं, विच एवर इज अर्लियर। मुस्कान, कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेट आउट है। मुस्कान, क्वेश्चन में गिवन होता है कि लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हो, एक्चुअल लैंड दे रखा है तो लेट आउट है, एक्चुअल लैंड नहीं दे रखा तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। और एक ही क्वेश्चन के मेंशन होता है अगर पोर्शन है कि कौन सा पोर्शन लेट आउट है और कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड, परसेंटेज साफ लिखी होती है। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज के अंदर आती है, उसका ट्रीटमेंट कॉम्पोजिट रेंट के अंदर होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का अलग से पैसा चार्ज कर रहे हैं तो उसका जो भी अमाउंट है वो अदर सोर्स में जाएगा। पोस्ट कंस्ट्रक्शन हम जो ईयर्स लिखते हैं 5 अक्षय, एक एक करके देखते हैं कि लोन आउटस्टैंडिंग था कि नहीं। अगर लोन आउटस्टैंडिंग था तो पोस्ट इंटरेस्ट आ जाएगा, अगर हमने रीपे कर दिया फिर नहीं आएगा। आरशी अग्रवाल, आरशी कल वाली क्लास अगर ब्रीफ करेंगे तो आगे क्या पढ़ाएंगे। रिया, तुम जो क्वेरी लिख रहे हो वो 4 लाइन की है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता 4 लाइन की क्वेरी पढ़ना। उसका रीजन है दूसरे मैसेज आते हैं वो ऊपर निकल जाती है। तो इतनी बड़ी क्वेरीज ना लिखिए, अगर लिखनी भी है तो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, यहाँ तो आप बड़ा प्रिसाइज होकर हमको पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जरा आप मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा जरा। मेरा सवाल ये है, बर्फ यानी कि आइस कैसे बनती है। आइस कैसे बनती है, क्या बता सकते हैं। हाँ जी रवि, रवि आप बताइए आइस कैसे बनती है। संदेश, संदेश जैन, आइस कैसे बनती है। वाटर को फ्रीज करके। ठीक है, मेरे को जवाब मिला है। मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बहुत डीप बात बताने जा रहा हूं। पानी लेते हैं, फ्रिज में फ्रीजर खोलते हैं और किसी बर्तन में पानी डाल के फ्रीजर के अंदर रख देते हैं।
4-6 घंटे के बाद जब उस बर्तन को बाहर निकालते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट। कहने का मतलब ये है, लिक्विड एक सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन कैसे? क्या आपने कोई तंत्र मंत्र पढ़े थे क्या? क्या आपने कोई केमिकल उसमें डाला था क्या, जो ये लिक्विड आइस में कन्वर्ट हुआ? जवाब है ना, नहीं। फिर ये आइस में कैसे कन्वर्ट हुआ? मैं बताता हूं, ये आइस में कैसे कन्वर्ट हुआ। माहौल, उसको वो माहौल दिया गया, उसको वो ठंडा एटमॉस्फेयर दिया गया, उस पानी को वो क्लाइमेट दिया गया। उस क्लाइमेट ने, उस एटमॉस्फेयर ने, उस कूलिंग ने उस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, सारा खेल इस जिंदगी में माहौल का है। इसीलिए कहता हूं, चूज योर कंपनी वेरी वाइसली। आप कौन हो? बताता हूं, जो आपके इर्द गिर्द आपके 5 दोस्त, आप उनका एवरेज हो। अगर आपकी दोस्ती लफंगे, टपोरी और नालायक बच्चों से है, आप जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सभी नहीं लगेगा आप भी वैसे हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी दोस्ती यारी रैंक होल्डर से है, फर्स्ट क्लास बच्चों से है, बेहतरीन बच्चों से है, मैं कह रहा हूं अगर आप बिल्कुल नालायक भी है ना, तो आप भी उस तरह के बन जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बारी एक बड़ा शरीफ सा इंसान 4 लोगों की कंपनी में आया और चारों लोग एक नंबर के पियक्कड़। अब ऑफिस खत्म होने के बाद चारों रेस्टोरेंट में बैठते और वो पांचवा नया दोस्त, अब चारों कहते जी पिए, वो पांच कहता नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीता। वो कह रहा नहीं तू पी, कह रहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो चारों अपनी ड्रिंक शुरू कर दी, ये अपना कभी नींबू पानी ले ली, कभी चाय ले ली। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन वो कहते पी, कह रहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा। तो कहते तू नहीं पिएगा तो हम भी नहीं पियेंगे, कह रहा कोई बात नहीं मत पियो, और उन्होंने भी नहीं पी। 5वें दिन पी, नहीं मैं नहीं पीऊंगा। 6ठे दिन जो शरीफ बंदा था वो कहता है आज बोतल भाई खोलेगा, आज बोतल भाई खोलेगा और सब पिएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई साहब, शरीफ से शरीफ आदमी भी अगर ऐसी संगत में पड़ जाता है तो वो संगत ही है जो उसको बनाती और बिगाड़ती है। इस वजह से अपनी दोस्ती यारी, अपना सर्कल जो है उसको देखिएगा। अगर बेहतरीन है तो आप भी वैसे ही होंगे, और अगर सर्कल ठीक नहीं है तो बिगड़ते में समय नहीं लगेगा। वो आदमी 5 दिन में ही बोतल खोलने को तैयार हो गया, क्योंकि शराबियों के बीच में आ गया था। और उसमें से एक शराबी 4 शरीफ के बीच में आ जाए तो वो शराबी भी शराबी नहीं कहलाएगा, वो भी शरीफ बन जाएगा। सो चूज योर कंपनी वेरी वाइसली। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हाँ जी नमन, क्लियर है क्या? मैं खुराना आपको मेरी बात समझ आ गई है क्या? ये बताइए, मैं आपको आ गई है? यस। अब हम एक काम करेंगे, 10 मिनट का लेंगे ब्रेक, और You're ब्रेक my के favorite. ब्रेक के बाद क्लास को रीस्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ भाई साहब, हम बगैर शेर के खाते हैं। भले दुनिया से नाराज हो जाए, बच्चा कर दिया, टाइम करते हो, अरे कोई बात नहीं यार, हम टाइम वेस्ट करेंगे लेकिन पढ़ाएंगे भी साथ में। सुनिएगा जरा, भाई साहब बहुत बेहतरीन शेर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आगे सफर था, आगे सफर था, पीछे हम सफर था, रुकते तो सफर छूट जाता, चलते तो हम सफर छूट जाता। मंजिल की हसरत भी थी और उनसे मोहब्बत भी थी। ए दिल तू बता, उस वक्त मैं कहाँ जाता। मुद्दत का सफर था, बरसों का हम सफर था। मुद्दत का सफर था, बरसों का हम सफर था। रुकते तो बिछड़ जाते, चलते तो बिखर जाते। तो यूं समझ ले दोस्त, प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो भी मर जाते, ना पीते तो भी मर जाते। मैं आपके साथ दोबारा कंटिन्यू 10 मिनट ब्रेक के बाद कोई नए छोटे मोटे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। 10 मिनट आप भी जरा फ्रेश हो जाइए, थोड़ा वॉशरूम जाना है वहां होइए, पानी वानी पीना है पानी पी लीजिए, कुछ खाना पीना है वो कर लीजिए। सो आफ्टर 10 मिनट्स वी विल रीस्टार्ट अगेन। आप देखिएगा जैसे मैं कैमरे पे आ गया हमारी क्लास शुरू हो गई। ठीक।
Anybody is there? Hello, everybody is there. मैं एक मिनट एक बात बोलना चाहता हूँ। शायद हमारी टीम में से आप लोगों से बात करना चाहते हैं, तो हम कुछ कुछ बच्चों का माइक जो है वो अनम्यूट कर देंगे, मतलब हमारी टीम अनम्यूट कर देगी। तो अगर आपने कोई क्वेरी पूछनी है तो आप हमारे टीम से पूछ सकते हैं, वो लोग आपको असिस्ट और हेल्प करेंगे। तो हम कुछ लोगों का माइक अनम्यूट कर सकते हैं, तो आप लोग जरा बात कीजिए। अनम्यूट कर दो ना सभी लोग। तो विशाल भी कर सकते हैं, वहां से देखिए ना। हाँ, तो सभी बच्चों के माइक अनम्यूट कर सकते हैं।
ये आपने एरो भेजे थे बहुत हेल्पफुल थे, मैंने वैसे करके टेलीफोन नंबर भी डाल दिया, ईमेल आईडी भी डाल दी। अच्छा अच्छा, इससे वहां से आ जाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, समझ गया, ठीक है ठीक है। और वो बता दी तो वो इसको अकाउंट वाली बात। हाँ हाँ हाँ, वो मैं समझ गया, मतलब तुमने अपडेट कर देना अपनी तरफ से ना, बस बस ठीक है। हाँ हाँ, वो मेरे को मालूम है सभी के सस्पेंडेड है, मैंने यही बोला था उसको। ठीक है ओके, ठीक है थैंक यू। वेलकम ऑल आफ्टर द ब्रेक। आई होप आप सब लोग वापस आ गए होंगे और अब आप मेरे को सुन पा रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ब्रेक के बाद। Yes, sir. राइट, हम लोग क्लास खत्म जब करेंगे उसके पहले कुछ बच्चों को थोड़ा बोलने का मौका भी देंगे। मैं यहाँ से कुछ बच्चों के माइक अनम्यूट करूंगा, उनके व्यूज जानना चाहूंगा और अगर उन्होंने कोई बात हमसे करनी हो वो भी बात हम करेंगे आप लोगों के साथ।
मेरे को एक बच्चे ने बोला है, कैन यू प्लीज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। यस आई कैन ज्वाइन, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है आजकल व्हाट्सएप से ज्यादा बेहतर होता है टेलीग्राम पे बनाना, तो आप लोग टेलीग्राम पे बनाएंगे ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज व्हाट्सएप पे भी चलेगा। मैं अपना नंबर आपको दे दूंगा, आप ऑटोमेटिक मेरे को ऐड कर लीजिएगा, तो मैं तो खुद ब खुद आपके साथ जुड़ जाऊंगा। हम लोग आपको अब आगे लेके चलेंगे, कोई दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, अभी हमारे पास है कुछ टाइम, उस टाइम के अंदर हम आपके साथ कुछ नया डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले मैं आपके साथ एक दो चीजें वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मैं बहुत लंबे टाइम से दिल्ली के अंदर पढ़ा रहा हूँ, फेस टू फेस भी पढ़ाता हूँ, और मैं इंस्टीट्यूट के अंदर भी क्लासेस एनईआरसी में कंटिन्यूस बेसिस पे लेता हूँ। लेकिन जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, चाहे इंस्टीट्यूट में या बाहर कहीं और, तो मैंने एक चीज देखी है, उनके अंदर कोर्स के प्रति थोड़ी नेगेटिविटी होती है। मतलब वो बच्चा क्या है, अपने करियर को लेके सीरियस नहीं होता उसमें श्योरिटी थोड़ी कम होती है, उसको ये डाउट रहता है कि मैं ये कोर्स कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, या मेरे कोई और लाइन ज्यादा बेहतर है, या मेरे को जॉब करनी चाहिए, या मैं एमबीए वगैरह कर लूं। मतलब वो उसके माइंड में नहीं होती। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो ये बेहतरीन शानदार कोर्स है, इससे बढ़िया कोई कोर्स नहीं है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करके इसको पास करें। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स देखे हैं, मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज में जनरल मैनेजर, डायरेक्टर फाइनेंस, इवन सीईओ बने बैठे हैं, जो आज से करीब 18 साल 19 साल पहले मेरे से पढ़ा करते थे, और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो कोर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करके इसको पास करें। लेकिन हम बच्चे को देखते हैं, उसमें नेगेटिविटी बहुत होती है, वो ये समझ नहीं पाता कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बताता हूं इस नेगेटिविटी को आप कैसे दूर करें। मेरी बात सुनिएगा जरा, नेगेटिविटी को कैसे दूर करें। आपने फिल्में देखी होंगी, फिल्म के अंदर एक कॉमन मुद्दा जरूर होता है, या एक कॉमन सीन जरूर होता है। वो क्या सीन होता है, फिल्म के अंदर हीरो को ना जेल में भेज दिया जाता है। अब हीरो जेल के अंदर जब गया, तो बाकी कैदियों के साथ उसको रहना पड़ता है। लेकिन हीरो का एक मिशन होता है, हीरो का एक विजन होता है, और वो मिशन और विजन क्या है? मिशन और विजन ये है, जो विलन है उसको खत्म करना, विलन को मारना, मतलब उसको एक विजन देख रहा है, और विजन क्या है? विलन को मारना। तो वो क्या करता है, वो सुरंग बनाता है। सुरंग, सुरंग कैसे बनाता है? अपनी छेनी हथौड़ा लेता है, और रात को टक 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 सुरंग बनाता है। दिन में वो वही काम करता है जो बाकी लोग करते हैं, जो बाकी उसके कैदी भाई हैं, दिन में वो वही काम करते हैं, और रात को वो बनाता है सुरंग। और 2 से 3 साल की मेहनत के बाद सुरंग बन के तैयार होती है, उसको चांदना नजर आता है दूसरी तरफ, और वो वहां से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद जो उसका विजन था, जो पर्पस था, विलन को मारना, और उसको मार के खत्म कर देता है। मैं भी आपको ये बोलना चाहता हूं, आप भी सुरंग बनाइए। क्यों? आप लोग भी उस हीरो से कम नहीं है, आप लोग भी उस हीरो से कम नहीं है। वो हीरो जेल में था, आप भी कहते हैं कहां गए, कहां इस कोर्स के अंदर आ गए, कहां पढ़ाई के अंदर आ गए। हमारे साथ के जो दूसरे दोस्त हैं, वो तो बड़ी ऐश कर रहे हैं, वो फेसबुक चला रहे हैं, वो पता नहीं कौन से सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो अपने माता पिता का बिजनेस संभाल रहे हैं, हम कहां पढ़ाई के अंदर फंस गए। तो आप लोग भी अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस करते हो हम जेल के अंदर हैं। मैं कहता हूं जब जेल में आ ही गए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक विजन या मिशन बनाइए। विजन और मिशन क्या? सक्सेसफुल कंप्लीशन, बेहतरीन लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें आप अपनी टर्म्स पे जी। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सुरंग बनानी होगी। सुरंग कैसे बनाएंगे? रात को, रात को मतलब जब बाकी के लोग सो जाते हैं, आप लोग जागिए। आप छेनी हथौड़े की बजाय नॉलेज, दिमाग, पढ़ाई, और जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, इसकी मदद से सुरंग बनाइए। इस तरह से सुरंग बनाइए कि एक एक
आपको क्रिस्टल क्लियर हो। दिन में आप वही काम कीजिए जो बाकी दोस्त आपके करते हैं। आपने घूमना है घूम सकते हैं, आपने पढ़ाई करनी है पढ़ाई कीजिए, लेकिन रात का जो टाइम है वो सुरंग बनाने में लगाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं 2 से 2.5 साल के अंदर ये कोर्स कंप्लीट होगा, और जब आपके हाथ में डिग्री आएगी तब जैसे सुरंग के बाद रोशनी नजर आती है ऐसे आपको रोशनी नजर आएगी, और उस टाइम करियर आपका होगा। तो बात मान के चलिए, जो बच्चे अपने आप को जेल में महसूस करते हैं उनको मैंने एक विजन दे दिया है। वो सुरंग बनाएंगे, रात को बनाएंगे, औजार उनके पास है, उनका दिमाग, उसकी नॉलेज और हमारा साथ। 2 से 2.5 साल लगेंगे, एकदम से नहीं बनेगी। और 2 से 2.5 साल जब सुरंग का दूसरा कोना नजर आएगा उस टाइम डिग्री हाथ में होगी, और फिर देखिएगा जब यहां से निकलेंगे तो क्या इंसान बन के निकले। आइए मैं आपको आगे कनेक्ट करूंगा। क्या आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? बताइएगा जरा। मेरे को जनार्दन ने बोला है मैं आपको नहीं सुन पा रहा। जनार्दन तुम्हारा ऑडियो ऑफ होगा, जरा उसको अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो। महक खुराना, राइट। तो आदित्य पाल सिंह, मैं पूछना चाहूंगा सुरंग का काम कब से शुरू कर रहे हो? याशिका, यातिका, आकांक्षा, कब से सुरंग बनानी है? अभी से। चलिए बहुत बढ़िया। जब बाकी लोग सोते हैं आप लोग सुरंग बनाएंगे। सुरंग बनाने का मतलब पढ़ाई। और ये सुरंग एक दिन में नहीं बनेगी, ये बनेगी 2 से 3 साल में, और 2 से 3 साल के बाद रोशनी नजर आएगी, बेहतरीन रोशनी नजर आएगी। आइएगा आगे लेके चलते हैं। अब आपको हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके पहले एक छोटा सा शेर हो जाए। और शेर इतना छोटा, मैं आपको बता रहा हूं, बोलते ही खत्म हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, कहीं आप कहो कि हमने तो सुना ही नहीं। तो शब्द मैं अर्थ, तुझ बिन मैं व्यर्थ। आइए जरा शुरू करते हैं। अब हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। छोटा टॉपिक ले लेते हैं टाइम की कमी के चलते, और वो टॉपिक ले लेते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूं इस टॉपिक में से आपको एग्जाम में 8 से 10 नंबर का कंसेप्ट जरूर आएगा। 8 to 10 मार्क्स, आई सेड 8 to 10 मार्क्स आने वाले एग्जाम में 8 से 10 नंबर का कॉन्सेप्ट जरूर आएगा, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल आएगा जरूर। और बहुत कम समय में मैं आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। और आप जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर जनरली उस ईयर को बोलते हैं जिस साल हम पैसा कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर उसको बोलते हैं जिस साल हम जनार्दन Balaraman. Janardhan Balaraman, you are from Chennai, I understand, but actually we are taking classes from northern India side, so we can't speak 100% in English. We'll speak in a mixed language, Hindi plus English. So you have to cooperate a little bit. We are starting with a new topic called residential status. जिस साल हम इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस साल हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक इंडिविजुअल है मिस्टर, प्रीवियस ईयर इज 2019-20, वो असेसमेंट ईयर 2021 में इनकम टैक्स में जाता है, कहता है आई वांट टू पे टैक्स। तो इनकम टैक्स वाला कहता है व्हाट इज योर इनकम? ही सेड माय इनकम इज 20 lakhs, माय इनकम इज 20 lakhs। पूछा इनकम कहां से आई? कहता है 12 lakhs, मेरा एक बिजनेस है यूएसए में, और 8 lakhs ये मैंने इंडिया से कमाया है। 12 लाख यूएसए और 8 lakhs फ्रॉम इंडिया। 12 lakhs यूएसए, 8 lakhs फ्रॉम इंडिया। अब इनकम टैक्स वाले से दूसरा क्वेश्चन पूछता है हमारा स्टेटस क्या है, व्हाट इज योर स्टेटस? अब इसके पास दो जवाब है, आर और एनआरआई। मतलब इनकम टैक्स वाला पूछ रहा है तुम इंडिया में रेजिडेंट हो या तुम इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो, बताओ मेरे को क्या हो तुम इंडिया में, वेदर यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, वेदर यू आर नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो इनकम टैक्स वाला कहता है
अगर तुम नॉन रेजिडेंट हो सो हम यहां पर तुमसे सिर्फ 8 लाख पे ही टैक्स लेंगे. विल टेक टैक्स ओनली ऑन 8 lakhs और 12 लाख पे आप टैक्स यूएस में पे करेंगे जहां पे आपने इनकम कमाई है. इफ यू आर रेजिडेंट इन इंडिया विल पे टैक्स ऑन होल इनकम 20 lakhs. अगर आप रेजिडेंट हो तो हम 20 लाख पे टैक्स लेंगे. तो इसने बोला अगर मैं रेजिडेंट हूं आप 20 lakhs पे टैक्स लेंगे तो यूएस में वो लोग भी तो 12 लाख पे टैक्स मांगेंगे. तो इंडियन इनकम टैक्स वालों ने बोला उसकी चिंता मत करो, टैक्स एक ही कंट्री में लगेगा, हम उनसे बात कर लेंगे, हमारा उनके साथ डबल टैक्सेशन ट्रीटी एग्रीमेंट है, तो आप कभी भी एक इनकम पे दो जगह टैक्स पे नहीं करो. इसने कहा ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इंडिया में रेजिडेंट हैं you will pay tax on your global income. You will pay tax on your global income in India. But if you are non-resident, you will pay tax only on Indian income in India. If you are resident, you will pay tax on global income in India. If you are NRI, you will pay tax only on Indian income in India. ये है बेसिकली लॉजिक. अब इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है. एक आदमी अपने आप को रेजिडेंट कब बोलेगा, एक आदमी अपने आप को नॉन रेजिडेंट कब बोलेगा, इस वजह से इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं. इस टॉपिक को पढ़ने के पीछे पर्पस यही है कि एक आदमी अपने आप को रेजिडेंट, एक आदमी अपने आप को नॉन रेजिडेंट कब बोलेगा, वो हम आपको इस टॉपिक के अंदर सिखाएंगे. क्या आपको टॉपिक का लॉजिक समझ आ गया? व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर? बिकॉज वी हैव टू पे टैक्स. और जब टैक्स देने के लिए जाएंगे वो पूछेगा स्टेटस क्या है, तो पता तो होना चाहिए ना स्टेटस कैसे निकालते हैं. दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस चैप्टर. क्या आपको मेरा वर्जन में मेरा व्यू क्लियर है? बताइएगा जरा. यस, संदेश, अक्षय गुप्ता, आदित्य पाल, यू आर ग्रेट. आप मेरी बात सुन रहे हैं. नवनीत, मैं आपको आगे लेके चलूंगा. रिया, जरा जुड़िएगा मेरे साथ. टॉपिक का रीजन बता दिया क्यों पढ़ रहे हैं, देखते हैं. हम आपको यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस सिखाएंगे इंडिविजुअल का. इंडिविजुअल, ठीक. इंडिविजुअल का स्टेटस कैसे सिखाएंगे? कुछ बेसिक कंडीशन होती है, फर्स्ट एंड सेकंड. ये सेक्शन 6(1) में दे रखी है. इसमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो तो उसको रेजिडेंट बोलते हैं. कोई भी एक कंडीशन. वो कंडीशन क्या है देखिए. पहली है 182 डेज, दूसरी है 6 365 डेज. ये क्या है देखिएगा जरा. लेट से हम इनकम निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2019-20 की. तो पहली कंडीशन है 182 डेज. जिस ईयर की इनकम है उस ईयर आपने इंडिया में कितने डेज स्पेंड किए. अगर आपने 182 डेज या उससे ज्यादा स्पेंड किए हैं तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी. तो 182 डेज और मोर इन 1920 इन इंडिया. क्या है 60 डेज और मोर इन 1920, 60 डेज और मोर इन 1920, या 365 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. जिस ईयर का स्टेटस निकाल रहे हो उसको छोड़ दो उसके पहले के 4 इयर्स, यानी कि 18, 17, 16, 15, 19, 18, 17, इस तरह से. जिस ईयर का स्टेटस निकाल रहे हो उसको छोड़ दो उसके पहले के 4. इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी यू विल बी रेजिडेंट इन इंडिया. कंडीशन क्या है 182 डेज और मोर इन इंडिया. दूसरी कंडीशन क्या है 60 डेज और मोर इन इंडिया प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. अब इसमें से टोटल करके चेक करना है. इंडिविजुअल ईयर से मतलब नहीं है. द एग्रीगेट शुड बी 365 डेज और मोर. एग्रीगेट शुड बी 365 डेज और मोर. आइए, यहां पे कंडीशन है 182 डेज और मोर. सपोज कोई इंडिया में 181 डेज स्पेंड करता है, 181, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होगी. 182 करता है तो कंडीशन पूरी हो जाएगी. तो आपको डेज बहुत ठीक तरह से गिनने हैं. अगर लीप ईयर का क्वेश्चन है तो फरवरी में 29 डेज देने हैं. अदरवाइज जनरलाइज आपको पता होना चाहिए जनवरी में 30 होते हैं, जून में 30 डेज होते हैं. अब यहां पर एक छोटा सा इशू है अराइवल और डिपार्चर से रिलेटेड. अराइवल और डिपार्चर
हमने कुछ क्वेश्चन देखे, उसमें वो कहते हैं अराइवल 25 जून का है लेट से, और डिपार्चर है 15 नवंबर का। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वी विल टेक बोथ द डेज इन इंडिया, उसके आने का दिन और उसके जाने, हम दोनों दिन काउंट करेंगे इंडिया के अंदर। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है वो अर्ली और अर्ली मॉर्निंग चला गया, तो ऐसे में आप कॉमन सेंस का यूज कीजिएगा। अगर आपको डेट के साथ अर्ली मॉर्निंग दे रखा है तो आने का दिन लेंगे, जाने का नहीं लेंगे, क्योंकि वो जब गया तो अर्ली मॉर्निंग चला गया। लेकिन अगर आपको दे रखा है लेट नाइट और लेट नाइट, लेट नाइट, उसमें आप आने का दिन नहीं लेंगे, जाने का दिन लेंगे, क्योंकि जब वो लेट नाइट आया वो पर्टिकुलर डे खत्म हो गया था। तो अगर आपको डेट्स दे रखी हैं तो आप दोनों दिन लेंगे, अर्ली लेट दे रखा है तो अकॉर्डिंगली लेंगे। और जरा ध्यान से सुनिएगा, वो यहां पर 1 AM आया और जब गया तो 11 PM गया, तो आने जाने का एग्जैक्ट टाइम दे रखा है। तो अगर एग्जैक्ट टाइम दे दे तो आप 24 आवर्स को ही वन डे मानेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। व्हाट आई मीन टू से, वो 25 जून को 1 AM आया, 1 AM मतलब रात को 1 बजे आया, तो उसने 25 जून के कितने आवर्स इंडिया में स्पेंड किए, 23 आवर्स। जब वो गया तो वो 15 नवंबर को 11 PM पे गया, मतलब 12 बजे से 1 घंटा पहले गया। सो ही ऑल्सो स्पेंड 23 आवर्स। अगर हम देखें तो इसके टोटल 46 आवर्स हो गए। 46 आवर्स का मतलब होता है वन डे 22 आवर्स। हम इन दोनों में से कोई एक दिन लेंगे, हम इन दोनों में से कोई एक दिन लेंगे, कोई भी एक दिन काउंट होगा। कुल मिला के अगर डेट्स दे रखी हैं तो दोनों दिन लो, अर्ली लेट दे रखा है अकॉर्डिंगली लो, और अगर टाइम दे रखा है तो एग्जैक्ट 24 आवर्स को वन डे मान के चलेंगे। इस तरह से हम इसका डेज कैलकुलेशन करेंगे। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। हम कहते हैं आपको इंडिया में 42 डेज निकालने हैं। अब इंडिया का क्या मतलब है देखिएगा जरा, जैसे एक छोटा सा नक्शा बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे बना दिया। एक आदमी क्या करता है, यहां से शिप में बैठ के बाहर निकल जाता है, शिप में बैठ के बाहर निकल जाता है, और थोड़ी दूर जाने के बाद वो शिप खराब हो जाता है, थोड़ी दूर जाने के बाद वो शिप खराब हो जाता है, और इंडिया में उसने 181 डेज स्पेंड किए, 3 दिन वो शिप में ही रहता है। अब क्वेश्चन ये है उसका इंडिया में स्टे कितना माना जाएगा। उसने इंडिया से शिप ले लिया, समुद्र में जाके वो शिप खराब हो गया, 3 दिन वो शिप में रहा, क्या ये स्टे इन इंडिया माना जाएगा। तो इसका जवाब सुनिए, इंडिया का मतलब होता है इंडिया प्लस इंडियन टेरिटोरियल वाटर। इंडियन टेरिटोरियल वाटर का क्या मतलब है, जहां से भी समुद्र शुरू होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स का जो पानी है वो इंडिया ही कहलाता है। एक नॉटिकल माइल के अंदर 1.85 किलोमीटर होते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आप कह सकते हैं 22 किलोमीटर के आसपास। हम ये देखेंगे उसका शिप किस जगह खराब हुआ है। अगर उसका शिप 12 नॉटिकल माइल्स हुआ है तो ये विद इन इंडिया कहलाएगा, और 12 नॉटिकल माइल्स के बाद खराब हुआ है तो ये आउटसाइड इंडिया। इंडिया का मतलब हुआ लैंड मास प्लस इंडियन टेरिटोरियल वाटर। आगे लेके चलते हैं। जो स्टेटस आप निकालते हैं वो स्टेटस आप हर साल निकालेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया। स्टेटस एवरी ईयर स्टेटस चेंज हो सकता है। कैलकुलेशन आप प्रीवियस ईयर के लिए करेंगे, असेसमेंट ईयर के लिए नहीं करेंगे। मतलब डेज जो चेक करेंगे वो प्रीवियस ईयर के आप डेज चेक करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका स्टे हो सकता है, मान लीजिए 20 दिन अभी रहा, फिर 25 दिन बाद में रहा, फिर 15 दिन बाद में रहा, वो सब भी चल सकता है। तो कंटिन्यूस स्टे इज नॉट stay at one place is not required। उसने कितने दिन इंडिया में स्पेंड सीधे ये है शायद हम मैं एक बार विशाल विशाल पीछे से कुछ आवाज मिक्स हो रही है। वही मैं तो वही बोल रहा था। आईडी से बैठ विशाल तो मैं ना उनसे पूछा था, जांच करते भी पूछा था कि क्या सीन है।
मैं कोऑर्डिनेटर से बात करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा, उनकी कुछ आवाज हमारे साथ क्लैश हो रही है, तो जरा इस इशू को देखिए। हाँ, सारी एमटेक और एमसी वगैरह की दिक्कत आती है, ठीक है। तो अभी इन्होंने बोला कि ना बीटेक वालों के अंदर अंदर से होती है, जुगाड़ से होती है, कैसी होती है जुगाड़ से। देखिए हम लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बच्चों की सिस्टम का देखिए विशाल। हाँ भाई, बीटेक वाला है, उसको किसी में आना है, जाए तो सीखा 6 महीने गए थे, तो शाम में तो वो होगा, तो नहीं हवा में वो दे देंगे वही। हाँ, तो फिर ये चीज था, तो अभी ना उन्होंने बोला कि 2 मेन चीज करने की है, वो है कि लो पावर एप्लीकेशन और ये वीएलएसआई। लो पावर एप्लीकेशन जैसे होती है कि ना आज की सर पीछे से आवाज आ रही है, देखिए नाम का कोई बच्चा वहां से आवाज आ रही है। हमारी क्वालकॉम। अब ठीक है, राइट, थैंक यू विशाल। आई होप अब हमारी जो आवाज है वो आपको क्लियर होगी, मैंने आपको ये बता दिया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी हेल्प करी, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए स्टेट वन प्लेस जरूरी नहीं है, कंटिन्यूस स्टे जरूरी नहीं है, डेज कैसे काउंट करने आपको मालूम है। कैलकुलेशंस जो हम करेंगे वो कैलकुलेशंस हम प्रीवियस ईयर के लिए करेंगे और स्टेटस एवरी करेंगे। मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। 3 केसेस हैं जिसमें जो स्टेटस निकलेगा वो पहली कंडीशन के हिसाब से निकलेगा, उसमें हम सेकंड कंडीशन को नहीं देखेंगे, सिर्फ पहली कंडीशन के बेस पे स्टेटस निकालेंगे 3 केसेस के अंदर। वो 3 केसेस कौन से हैं? पहला, अगर इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया को छोड़ रहा है तो हम स्टेटस पहली कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे। अब इंडियन सिटीजन कौन होता है? इंडियन सिटीजन वो होता है जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है या जिसने इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करी है। मैं और आप इंडियन सिटीजन हैं, इवन सोनिया गांधी और अदनान सामी ये भी इंडियन सिटीजन है, जबकि सोनिया गांधी इटली से आई है, अदनान सामी पाकिस्तान से आया है। उसका कारण है उन्होंने यहां पे रह के इंडियन गवर्नमेंट से सिटीजनशिप एक्वायर कर ली है। इंडियन गवर्नमेंट के कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप इतने टाइम तक कंटिन्यूस इंडिया में रहें, अपने उस कंट्री का पासपोर्ट सरेंडर कर दे जहां से आप आए हैं, हम आपको इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। तो सोनिया गांधी ने भी इंडियन सिटीजनशिप ले ली है और अदनान सामी भी इंडियन सिटीजन है, मैं भी इंडियन सिटीजन हूं, आप भी इंडियन सिटीजन है। अगर हम लोग इंडिया को छोड़ते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए तो जब हमारा स्टेटस निकालेंगे तो पहली कंडीशन के हिसाब से निकलेगा। अब एम्प्लॉयमेंट से कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नौकरी ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए या किसी पर्पस, जॉब पर्पस से, बिजनेस पर्पस से। मान लीजिए कोई आदमी इंडिया को छोड़ता है, कहता है मैं यूएस बिजनेस करूंगा, इट मींस ही इज लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ, वो कहता है मैं इंडिया को छोड़ रहा हूं क्योंकि यूएस में बिजनेस करूंगा, इट मींस ही इज लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक आदमी इंडिया छोड़ रहा है क्योंकि बाहर उसकी जॉब लग गई है, इट मींस ही इज लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक आदमी ने इंडिया में कंपनी ज्वाइन करी, उसको 2-3 हफ्तों के लिए यूएस भेज दिया। जब उसका स्टेटस निकालेंगे 2 कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि वो लीव नहीं कर रहा, ही विल कम बैक। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो बिजनेस टूर पे बाहर जा रहा है, उसका स्टेटस भी 2 कंडीशन के हिसाब से निकलेगा। एक कंडीशन तब लेते हैं जब उसकी वहीं पे पोस्टिंग कर दी हो या वो कहता तो मैं बाहर ही रह के बिजनेस करूंगा या बाहर रह के जॉब करूंगा, तब एक कंडीशन लेते हैं। दूसरा केस, अगर कोई इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो बाहर सेटल्ड है और यहाँ विजिट के लिए आ रहा है, जब उसका स्टेटस निकालेंगे तो एक कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे। इंडियन सिटीजन आप जानते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को शॉर्ट में पीओ बोलते हैं, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर पीओ कोई बाहर सेटल्ड है और यहाँ विजिट के लिए आ रहा है तो जब उसका स्टेटस निकालेंगे एक कंडीशन के हिसाब से। तो कौन होता है सुनिएगा जरा, जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इनमें से किसी का भी बर्थ अगर इंडिया में हुआ है तो उसको हम बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। जैसे एक आदमी है, उसका बर्थ यूएस का, उसके माँ बाप का बर्थ यूएस का, उसके दादा यूएस का, उसके नाना का बर्थ यूएस का, लेकिन उसकी जो नानी है वो इंडिया की थी। अब क्वेश्चन ये है, क्या वो बंदा पीओ कहलाएगा? यस, क्योंकि हमने बोला एनी ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट।
ग्रैंड पेरेंट के अंदर मैटरनल पैटर्नल दोनों आते हैं, दादा दादी नाना नानी पापा मम्मी। इन 6 में से अगर किसी का भी बर्थ इंडिया का है या अनडिवाइडेड इंडिया का है, यानी कि उस समय का जब भारत में विभाजन नहीं हुआ था, मान लो कोई कहे मेरी नानी का बर्थ पाकिस्तान का है, 1940 का है, 1940 का है, तो वो इंडियन ओरिजिन का ही कहलाएगा, क्योंकि उस टाइम इंडिया पाक एक ही था। 1947 में बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान एक अलग कंट्री बना था। एनी ऑफ द पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट्स, इन 6 में से किसी का भी बर्थ इंडिया का है तो उसको हम इंडियन ओरिजिन का बोलते हैं। अगर आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो मैं कुछ प्लेयर्स के नाम बताता हूं। एक इंग्लैंड में मॉन्टी पानेसर हुआ करता था, वो पीओ है। इसी तरह से वेस्ट इंडीज में शिव नारायण चंद्रपॉल है, वो भी इंडियन ओरिजिन का है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ इंडिया का था, बट वो वहां जाके सेटल हो गए हैं। तो ऐसे लोग जब इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं तो एक कंडीशन के बीच में स्टेटस निकाला जाता है। तीसरा है क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। क्रू कौन होता है? स्टाफ। और इंडियन शिप वो शिप होती है जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। हर शिप के ऊपर एक नंबर प्लेट होती है। अगर उस शिप के ऊपर नंबर प्लेट इंडिया की है और उसका जितना भी स्टाफ है, उसका जब हम स्टेटस निकालते हैं तो एक कंडीशन के हिसाब से निकालते हैं स्टेटस, एक कंडीशन के हिसाब से निकालते हैं, दो कंडीशन के हिसाब से नहीं निकालते। इसके बाद अगर आपकी यहां से बात पूरी होती है तो आपको रेजिडेंट बोला जाता है। फिर हम चेक करते हैं कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। इसके लिए हम एडिशनल कंडीशंस देखते हैं, और वो एडिशनल कंडीशंस सेक्शन 66 में दे रखी हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? आप पिछले 10 में से 2 साल रेजिडेंट हो, पिछले 7 साल में 730 दिन इंडिया में हो, 730 डेज। अगर आपने दोनों एडिशनल फुलफिल कर दी तो आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाएगा। अगर आपने कोई फुलफिल करी तो आपको नॉट ऑर्डिनरी बोला जाएगा। आपने कोई भी फुलफिल नहीं करी तब भी नॉट ऑर्डिनरी। लेकिन अगर आपने बेसिक ही फुलफिल नहीं करी तब हम आपको नॉन रेजिडेंट के नाम से बुलाएंगे, तब हम आपको एनआर के नाम से बुलाएंगे। इस तरह से हम आप लोगों का स्टेटस निकालते हैं। मैं आपके साथ एक दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास पढ़ने के लिए आया, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं मदर जो है वो प्रिंसिपल है डीएवी स्कूल के अंदर, और मेरे फादर मर्चेंट नेवी में है। तो मैंने कहा मर्चेंट नेवी क्या होता है? कहते हैं मेरे फादर शिप पे काम करते हैं, 6 महीना वो शिप पे रहते हैं और 6 महीना वो इंडिया में घर पे रहते हैं। तो मैंने उनको बोला उनको फिर सैलरी, कह रहा सैलरी पूरे 12 महीने की मिलती है, क्योंकि 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना छुट्टी रहती है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कहाँ पे वो काम करते हैं? कहते हैं असल में एक दुबई बेस्ड कंपनी है, बट उनकी जो शिप्स है वो मोस्टली इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो मेरे फादर उस दुबई वाली कंपनी में काम करते हैं, और जर्मनी से उनकी सेलिंग होती है, मतलब जर्मनी से वो शिप को चलाना शुरू करते हैं। तो उसने मेरे को बोला सर मेरे फादर 6 महीने के बाद आ रहे हैं, तो मेरे को एक की छुट्टी चाहिए। तो मैंने बोला यार तू पढ़ने के लिए सुबह सुबह आता है, 3-4 घंटे पढ़ के चला जाइए, फिर सारा टाइम अपने फादर के साथ गुजारी हो। कह रहा सर वो बात नहीं है, असल में फादर आ रहे हैं तो हम लोग ना सिंगापुर जा रहे हैं घूमने। तो मैंने अपने मन में सोचा इसके फादर को चैन नहीं है क्या? 6 महीने शिप पे रह के अपने घर वापस आ रहा और आते फिर दोबारा भागने की लग रही है। तो मैंने उससे कैजुअली पूछ लिया, मैंने कहा क्यों, अभी तो तेरे फादर घूम कर आ रहे हैं, फिर आके घूमने के? तो कह रहा सर टैक्स का चक्कर है। मैं आपको बताता हूँ टैक्स का चक्कर। उसके फादर ये चाहते हैं कि मैं इंडिया में 182 डेज से कम स्पेंड करूं, 182 डेज से कम स्पेंड करूं इस साल, क्योंकि 6 महीना वो शिप पे रहे तो मोटा मोटा 180 डेज शिप पर हो गए। अब एक साल में 365 डेज होते हैं, तो करीब करीब 185 इंडिया में हो जाएंगे। वो ये कहते हैं कि मैं इंडिया में 182 डेज से कम रहना चाहता हूँ। 180 डेज वहां लगा लिए, 5-7 दिन सिंगापुर में लगा लूंगा, मेरी आउटसाइड इंडिया जो है वो ज्यादा हो जाएगी, फिर इंडिया में मेरा 180 उससे कम ही रहेगा। इससे फायदा ये होगा, अगर इंडिया में नॉन रेजिडेंट बन जाऊंगा तो मैं इंडिया में इंडियन इनकम पे टैक्स पे नहीं करूंगा, क्योंकि वो कहेंगे आपकी इनकम कितनी, मैं कहूंगा जी मेरी इनकम इतनी, और ये इनकम मैंने दुबई में से कमाई है, क्योंकि मेरी कंपनी जो दुबई में है उसने सैलरी दी है। तो वो लोग मेरे को छोड़ देंगे, और दुबई में इनकम टैक्स लगता ही नहीं, वहां से मेरा टैक्स बच जाएगा। मिला के होगा क्या, मेरा टैक्स जाएगा। अगर मेरी 50 लाख सैलरी है तो 14-15 लाख का टैक्स बचता है। इस वजह से घूमने के लिए जाना है। तो कहने का मतलब ये है जो क्रू मेंबर होते हैं उनको हमने बोला है अगर आप इंडिया में 182 डेज या उससे कम स्पेंड करेंगे तो हम आपको नॉन रेजिडेंट बोलेंगे, 182 या से ज्यादा करेंगे तो आप रेजिडेंट बन जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपके साथ लेना चाहूंगा और उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसकी जो कंडीशंस है वो बताना चाहूंगा। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है
एक आदमी है ए, वो प्रीवियस ईयर आप मान के चल सकते हैं 6-7 से या 9-10 ले लेते हैं, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 19-20, वो इंडिया में एवरी ईयर हंड्रेड डेज के लिए आ रहा है। एक आदमी है इंडिया में, बाहर का है, फॉरेनर, वो इंडिया में हर साल 100 डेज के लिए आ रहा है। तो हमें इसका स्टेटस निकालना है, प्रीवियस ईयर 1920 का। दो बेसिक कंडीशन होती हैं, 182, 60 प्लस 365। आप देखेंगे 1920 में हमें 182 डेज चाहिए, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल होनी, लेकिन ये फुलफिल हो। अच्छा, पिछले 4 सालों में इसका स्टे 400 है, हमें तो 365 चाहिए, ये भी फुलफिल हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है, ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? तो उसका जवाब सुनिएगा जरा। हमें एडिशनल कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी जो सेक्शन 66 में दे रखी है, और वो दो कंडीशन है। पहला, रेजिडेंट फॉर 2 years आउट ऑफ लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, और 730 days आउट ऑफ लास्ट 7 प्रीवियस ईयर। आप एक चीज समझिए, जो आदमी इंडिया में हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है, तो लास्ट 7 years में वो कितने दिन के लिए हो गया? 700 डेज। तो उसकी ये कंडीशन तो पूरी होगी नहीं। आपको पहली चेक करने की जरूरत नहीं है, और आप सीधा आंसर बोल सकते हैं, ही इज NOR, मींस ही इज रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ही इज रेजिडेंट इन इंडिया बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। अब अगर हमें पहली कंडीशन चेक करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। 1920, इसके पहले के 10 साल कौन से होंगे? 18, 17, 16, 15, 14, 12, या एक काम करते हैं, दोबारा ना लिख के यहीं देख लेते हैं। यहाँ पर 10 साल कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सालों में कोई भी 2 साल रेजिडेंट होना जरूरी है। अब वो पता कैसे चलता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई 1 साल में ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 11-12 का चेक करना चाहता हूँ, तो 11-12 का चेक कैसे करेंगे? 182, 60 प्लस 365, 182 11-12 में, 60 11-12 में, और 11-12 छोड़ दो, 10, 9, 8, 7। ऐसे इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो तो उसको रेजिडेंट बोलते हैं। अब 11-12 में ये कंडीशन तो पूरी नहीं हो रही, ये हो रही है, और 4 सालों में क्या 365 है? 100 डेज, 100 डेज, 0, 0, ये नहीं हो रही। इसका मतलब इस साल क्या है? वो नॉन रेजिडेंट, इस साल वो नॉन रेजिडेंट है। ऐसे आपको चेक करना है। कोई भी 2 साल अगर आपको रेजिडेंट मिल जाता है तो वो कंडीशन पूरी है, और इस केस में हम उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बुलाएंगे, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। एक होता है HUF का स्टेटस। HUF का स्टेटस कैसे निकालते हैं? फैमिली बिजनेस कर रही है, अगर थोड़ा सा भी बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है, तो वो फैमिली रेजिडेंट कहलाती है। अब उसके बाद फैमिली का जो हेड है, उसको देखा जाएगा कि वो पिछले 10 इयर्स में से 2 इयर्स इंडिया में रेजिडेंट है, पिछले 7 इयर्स में से 730 डेज इंडिया में है। अगर है तो HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। कंपनी का स्टेटस कैसे निकालते हैं?
कंपनी का स्टेटस निकालने के लिए हम कंपनी का पोएम देखते हैं। पोएम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो कहां पर है। अगर कंपनी इंडिया में है तो वो रेजिडेंट है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कहां पर हो रही है। अगर कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो रही है तो पोएम इंडिया में कहलाता है। या अगर वो इंडियन कंपनी यानी कि इंडिया में रजिस्टर्ड है तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगी। तो दोनों में से कोई एक बात पूरी हो, या तो पोयम इंडिया में हो या इंडिया में रजिस्टर्ड हो। अगर दोनों ही बातें पूरी नहीं होती तो उसको हम एनआर बोल देते हैं। कंपनी कभी भी एनओआर नहीं हो सकती। इसके अलावा बाकी के जो लोग बच गए, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो या ईओपी बीओआई हो, उनका स्टेटस कैसे निकालते हैं। वो जो भी बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल इंडिया में है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा, और अगर कंट्रोल बाहर है फुल तो वो नॉन रेजिडेंट। कंट्रोल का मतलब जहां से डिसीजंस लिए जाते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। इस तरह से हम स्टेटस निकालते हैं। तो मेरे को लगता है ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, यहां से आप चीजें समझ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं मैसेजेस की तरफ देख रहा हूं, अब आप बताइएगा जरा। वैशाली दीक्षित, नवनीत कुमार। हाँ जी, नवनीत कुमार, एक क्वेरी है आपकी तो बताइए। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट एक ही चीज होती है, डिंपल। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं आरओआर। रेजिडेंट दो तरह का होता है, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी को बोलते हैं आरओआर और नॉट ऑर्डिनरी को बोलते हैं एनओआर। अगर आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है भावेश बंसल, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है। अगर एक होती है एक भी नहीं होती तो आप एनओआर कहलाएंगे। अगर आपको टाइम दे रखा है तो 24 घंटे को ही एक दिन माने। नवनीत कुमार, वो आज तो नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कल उसके बारे में। कंपनी का पोएम देखते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का है, कहां से डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अगर डिसीजंस सारे के सारे इंडिया से लिए जा रहे हैं तो कहते हैं पोएम यहां पर है। तो 100% पोएम कहां पर है या वो कंपनी रजिस्टर्ड कहां पर है, वैसे स्टेटस निकाला जाता है। ऑल क्लियर, राइट। एक बच्चा कहता है सर मेरे को अपना टेलीफोन नंबर दे दीजिए। यस, मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ। 8700 54 99 24। 8700 54 99 24। ये मेरा नंबर है, आप मेरे से कॉल करके कोई क्वेरी भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम में भी आप मेरे को बात कर सकते हैं। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। हम इसके आगे कल कुछ और टॉपिक रिवाइज करेंगे। मैंने आपको क्लबिंग, सेट ऑफ, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रिवाइज करा दिया है। कल देखते हैं, कल शायद पीजीबीपी एक बड़ा टॉपिक है, उसको ले लेते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चों को पीजीबीपी में दिक्कत रहती है। मैं अब कुछ बच्चों से बातचीत करना चाहूंगा। कुछ बच्चों के माइक में अनम्यूट करूंगा तो वो हमसे बात कर सकते हैं। अब मेरे को मालूम नहीं कि वो बच्चा एट द मोमेंट प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैं ट्राई करता हूं। अगर वो बच्चा मौजूद मौजूद हुआ हमारे पास तो हमसे बात कर सकता है। जैसे गीता जायसवाल है, मैं गीता जायसवाल का जो माइक है वो अनम्यूट कर रहा हूँ। गीता, क्या तुम मेरे को सुन पा रही हो? गीता, गीता, गीता। हेलो। हाँ गीता, तुम सुन पा रही हो मेरे को? यस सर। हाँ, गीता तुम कौन से सिटी से हो, कहाँ पे रहती हो? मुंबई। मुंबई में। मुंबई में किस जगह रहती हो? अंधेरी वेस्ट मार्ग। ओ, तो वहां तो हमने सुना है कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा केसेस है, तुम अंदर ही रहती हो घर के? सर। ठीक है, बाहर मत निकलना जब तक चीजें बिल्कुल नॉर्मल ना हो। ओके। तुम्हें ये जो हम क्लास करवा रहे हैं ये समझ आ रहा है गीता? यस सर। जो हम पढ़ा रहे हैं तुमको समझ आ रहा है ये?
sir. अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं है इन क्लासेस में? Sir. अच्छा, अब तुम सब बच्चों को बाय बाय बोलोगे, क्योंकि मैं किसी दूसरे से बात करूंगा, तुम्हारी आवाज सब सुन रहे हैं, तो तुम सबको बाय बोलो। Bye everyone. राइट, ओके गीता। जितेश, जितेश अरोड़ा, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? जितेश, जितेश तुम सुन पा रहे हो? लगता है जितेश ने लॉग आउट कर लिया है शायद। हम और ट्राई करते हैं। करिश्मा, 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 करिश्मा तुम सुन पा रही हो मेरे को? करिश्मा, हेलो सर। हाँ करिश्मा, सुन पा रही हो तुम मेरे को? यस सर। राइट, करिश्मा, वेलकम हेयर। तुम कौन सी सिटी से हो? करिश्मा कौन सी जगह से हो? अच्छा, पिलानी से हो, राजस्थान? पिलानी राजस्थान। ओके, तुम्हें पता है, तुम्हें सारे बच्चे सुन रहे हैं, जो जो लोग क्लासेस कर। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुमको पता है सारे बच्चे तुमको सुन रहे हैं। तुमने आज जो पढ़ा समझ आ गया तुमको? एक्चुअली आई एम वेरी न्यू टू दिस क्लास। ओके, यस। तुम्हें कैसे पता चला इस क्लास के बारे में? कैसे पता चला इन क्लासेस का? वन ऑफ माय फ्रेंड शेयर गॉट रजिस्टर। ओके, राइट, तो तुमको क्या यूजफुल लग रही है क्लासेस ये? तुमको क्लासेस यूजफुल लग रही है? दैट इज हाउ बिल्कुल सर। यस सर, बिल्कुल। तो तुम मेरे को बताना कि तुमको कल कौन सा टॉपिक करना है जिसमें तुम्हें दिक्कत हो, राइट? मनोज, सर। मनोज कुमार, मनोज तुमको मेरी आवाज आ रही है? मनोज कुमार, यस सर। मनोज सुन पा रहे हो? मनोज वेलकम हेयर। मनोज कौन सी सिटी में रहते हो तुम? सर जयपुर राजस्थान। जयपुर, जयपुर में तो बहुत केसेस हैं, न्यूज में सारे दिन जयपुर ही छाया रहता है। जी सर। तुम्हारा एग्जाम कब है? एग्जाम सर 20 जुलाई से है। अच्छा, तैयारी हो गई नहीं? हाँ सर, उन पर डीटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो 2 दिन से तुम कुछ क्लासेस कर रहे हो, प्रॉब्लम कुछ कम हुई या वैसी की वैसी है अभी भी? नहीं सर, प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कम हुई, पर जो हेड्स हैं उनमें प्रॉब्लम है मेरे को, जैसे पीजीबीपी हुई उसमें। अच्छा, तो हम पीजीबीपी कल की क्लास में करेंगे, शायद उसके डाउट्स तुम्हारे कल ऑटोमेटिक दूर हो जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके बाय। महक, महक क्या सुन पा रही है मेरे को? Yes, sir. महक, हेलो, वेलकम हियर। Hi, sir. महक, Thank you. कौन सी सिटी से हो तुम? Sir, New Delhi. अच्छा, दिल्ली से ही हो? दिल्ली में किस जगह रहते हो? Sir, Malve Nagar. ओके, मैं तुम्हारे बड़ा नजदीक हूँ, मैं भी साउथ दिल्ली में हूँ, मैं महारानी बाग की तरफ रहता हूँ, आश्रम। Sir, I have attended your live class also. अच्छा, आपने करी है क्या मेरी क्लासेस? कहाँ पर? Yes, sir, RK Ashram. आर के आश्रम में? ओके ओके, ठीक है, राइट। तो तुमको जो पढ़ाने समझ आ रहा है यहाँ पर? Yes, sir. कल कौन सा टॉपिक करना चाहोगे? Yes, sir, perfectly. कल कौन सा टॉपिक पढ़ना है तुमको? Sir, PGBP only. बहुत difficult. कल से पीजीबीपी करेंगे, बिल्कुल। PGBP only. बिल्कुल बिल्कुल, पीजीबीपी करेंगे कल से। तो अब हम फिर अपना सेशन ओवर करते हैं। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, कोई होस्ट हम जो है हमसे बात करना चाहें तो? संतोष जी, आप सुन रहे हैं मेरे को? संतोष जी, आप सुन पा रहे हैं? विशाल, मैं विशाल से बात करना चाहूंगा। विशाल, तुम सुन रहे हो मेरे को?